हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गजेंद्र सिंह। ITI वर्ड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्टिविटी, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बेसिक्स ऑफ वेज, इंसेंटिव्स, पेमेंट सिस्टम, कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल के बारे में। तो इससे पहले हमने एक पोल किया था जिसमें पूछा था किस लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हिंदी इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश मिक्स। तो सबसे सभी ने कहा था हिंदी इंग्लिश मिक्स या हिंदी में, तो उसी में हम वीडियो बनाएंगे। इसके साथ ही साथ पूछा गया था कि आप चैप्टर वाइज करना चाहते हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट करना चाहते हैं या रैंडम मैनर में। तो मोर देन 90% लोगों ने बोला है कि चैप्टर वाइज, तो हम चैप्टर वाइज ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहें। आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको फ़ायदा हो सके। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की जानकारी इमीडिएट मिलती रहे। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई भी आपका सजेशन हो, वीडियो सही नहीं चल रहा है, फास्ट है, स्लो है, आप जिस प्रकार भी इसको वीडियो बनवाना चाहते हैं या कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं तो सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्टिविटी। तो औद्योगिक इंजीनियरिंग ये सारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बुक से लिया गया है सिलेबस, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी ये दिया रहता है उससे अच्छे MCQ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पोर्शन है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, दो पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आज पहला पार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग औद्योगिक इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो मानवीय मशीनरी और सामग्री के संसाधनों के प्रभावी और कुशल उपयोग के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मैन मटेरियल मशीन आदि, इसका हमको क्या करना है, प्रभावी और कुशल उपयोग करते हुए जो मेन मोटो होता है किसी भी इंडस्ट्री का, उसका उत्पादन और सेवाओं, सर्विस और जो प्रोडक्ट है उसमें सुधार पर केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रियाओं को अधिक दक्ष, लागत प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। तो इनका मेन मोटो क्या होता है, जो भी प्रोसेस है इनको अधिक और ज़्यादा इफ़िशियंसी बढ़ाना, उनकी जो लागत है प्रभावी और क्वालिटीपूर्ण बनाना होता है। ये कुछ शॉर्ट में लिखे गए हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एनालिसिस ऑफ द यूज एंड कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मेन रिसोर्सेज क्या होता है, मेन मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड मशीनरी ETC। तो ये जो मेन रिसोर्सेज दिया है, तो इनकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है और प्रॉपर यूज़ करना है, यही इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। कैरीज आउट सच एनालिसिस, ये एनालिसिस क्यों किया जाते हैं, ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एनालिसिस किया जाता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होता है। तो ऑब्जेक्टिव मेनली प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट को इंक्रीज करना होता है किसी भी कंपनीज का, किसी भी फर्म का। ठीक है। प्रोडक्टिविटी देखते हैं, उत्पादकता, किसी दिए हुए गए इनपुट जैसे श्रम, पूंजी, सामग्री के साथ उत्पादित आउटपुट जैसे उत्पाद या सेवाएं, मतलब प्रोडक्ट और या कोई सर्विस का मेजरमेंट है। तो उत्पादकता एक मेजरमेंट है। ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो किसी संगठन की सफलता और प्रतिस्पर्धा को निर्धारित करता है। तो ये मेजरिंग यूनिट है कि जो भी हम इनपुट दिया है, इनपुट देने के साथ आउटपुट को मेजर करने का कारक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये लिखा गया, डील्स विथ डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, इंक्लूड्स प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट ETC। औद्योगिक इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्र, इसमें क्या क्या आता है प्रमुख क्षेत्र में, कार्य अध्ययन है, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। तो वर्क स्टडी में कार्य विधियों का विश्लेषण और सुधार करना शामिल होता है। टाइम स्टडी में कार्य
करने में लगने वाले समय का मापन और विश्लेषण एनालिसिस करना होता है। मोशन स्टडी में कार्यकर्ताओं के जो मूवमेंट होता है उनका विश्लेषण और सुधार करना होता है, उनका मोशन स्टडी करते हैं हम, एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो कार्य विधियों का मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइज ऑफ वर्क मेथड्स, कार्य करने के जो बेस्ट तरीके होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज मानकीकरण करना और उनको लागू करना होता है। डिजाइन ऑफ वर्क प्लेस, कार्यस्थल का डिजाइन भी इसमें शामिल होता है। कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित, आरामदायक और कुशल कार्यस्थल बनाना डिज़ाइन का मेन मोटो होता है। ये ध्यान रखते हुए हम डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। सुपरविजन, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और प्रबंधन करना। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, उत्पादन प्रक्रियाओं की योजना बनाना और निगरानी करना, ये भी इसका महत्वपूर्ण कारक है। आपूर्ति मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियों का मैनेजमेंट प्रबंधन करना। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के अभी तरीके दिए गए हैं, तो जो भी ऊपर दिया गया है इनमें इम्प्रूवमेंट करना है। जो ऊपर अभी हमने प्रमुख क्षेत्र देखे हैं औद्योगिक इंजीनियरिंग के, अभी देखते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के तरीके, जो कि किसी भी इंडस्ट्री का मेन मोटा होता है। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में एनालिसिस वगैरह इसीलिए करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग मेथड, अधिक कुशल कार्य विधियों का विकसित करना। मशीनरी और उपकरणों को अपग्रेड करना, उनकी इफिशियंसी बढ़ाना, टाइम के साथ उनमें चेंजेस करना। श्रमिक प्रशिक्षण और विकास, जो भी वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनको स्किल का ज्ञान देना। कार्यस्थल का सुधार, सुरक्षित, आरामदायक और कुशल कार्यस्थल बनाना, जो कि हमने ऊपर भी देखा था। गुणवत्ता नियंत्रण, ये भी देखा, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर आपको सुधार करना होता है। सुपरविजन में सुधार, सुपरविजन का बेस्ट प्रणाली को अडॉप्ट करना। उत्पादन योजना और नियंत्रण का सुधार, तो उत्पादन प्रक्रियाओं की कुशल योजना और नियंत्रण करना। सप्लाई चेन में सुधार, तो सप्लाई चेन उसमें आपूर्ति में सुधार करना। ये सभी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो उनको प्रॉपर प्लानिंग बनानी होती है, प्लानिंग में लक्ष्य निर्धारण करना होता है, योजना बनाना होता है, नीति निर्माण करना होता है। जिस प्रकार जैसे अभी आप जीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी सिमिलर लक्ष्य निर्धारण, आपका क्या एम है तो एम होगा, उसमें सिलेक्शन लेना, तो उसके लिए एक प्रभावी योजना बनाना है और उसके लिए क्या क्या चाहिए वो सभी आपको देखना है। सेकंड देखिए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो सिंगल व्यक्ति सभी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कार्य को छोटे छोटे विभाजन किया जाता है और सभी को उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कार्य विभाजन, विभागीकरण, संगठन को विभिन्न विभागों और इकाइयों में विभाजित किया जाता है। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मैकेनिकल, ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल, इस टाइप से। अधिकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण, तो किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या उसको पावर दी गई है, उनको निर्धारण करना है। संचार चैनल स्थापित करना, सूचना के आदान प्रदान और प्रवाह के लिए संचार चैनल, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना। नेक्स्ट है स्टाफिंग, तो ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधनों की योजना बनाना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना, भर्ती, संगठन के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की भर्ती करना, प्रशिक्षण और विकास, प्रदर्शन का मूल्यांकन, कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम आयोजित करना होता है। प्रदर्शन मूल्यांकन, कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और पुरस्कार या दंड देना। तो जो भी अच्छा काम करना है उसको इंसेंटिव्स देना है, जो भी अगर कोई सही नहीं करना है तो उसको पेनलाइज करना है, दंड देना है। डायरेक्टिंग, निर्देशन, आदेश देना, कर्मचारियों को उनके कार्यों के बारे में बताना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कर्मचारियों के साथ प्रभावी संचार बनाए रखना। इंसेंटिव, प्रोत्साहन देना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई भी विवाद है तो उसका समाधान करना। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में देखिए सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड सेटिंग करना है, मानकीकरण करना है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो वास्तविक प्रदर्शन का मापन करना है। एनालिसिस ऑफ डेविएशन, मानकों में विचलन का विश्लेषण। करेक्टिव एक्शन, विचलन जो भी कुछ
डेविएशन है उसके लिए सुधारात्मक कार्यवाही करना। ये 5 कार्य प्रमुख मूलभूत कार्य है प्रबंधन के, मैनेजमेंट के, और ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। एक प्रभावी प्रबंधक इन कार्यों को संतुलित तरीके से निष्पादित करता है ताकि संगठन के जो भी लक्ष्य हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, ये सब अचीव कर सकते हैं। तो इनमें से ही कुछ ना कुछ एमसीक्यूज बनते हैं जो हमने मेन पॉइंट इसमें लिखे हैं। तो ये एमसीक्यूज के फॉर्म में डिफरेंट एमसीक्यू बनते हैं। तो आपको ये डीप में सभी पता होना चाहिए। तो ये जितने भी एनालिसिस, सेटिंग, परफॉर्मेंस, करेक्टिव एक्शन, डेविएशन, ये सभी जो आप देख रहे हो ऊपर, इंसेंटिव, ये सब की डिटेल में एनालिसिस करना, जानकारी, ये सब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है इससे। और एक और ये जीआई में इसी बार ऐड किया गया है। लास्ट टाइम ये ग्रुप इंस्ट्रक्टर की जो 2012-18 की वैकेंसी थी उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स नहीं थे। चलिए अभी देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना होता है, संगठन बनाना होता है। संगठन संरचना किसी संगठन के भीतर विभिन्न पदों, विभागों और इकाइयों के बीच संबंधों का एक ढांचा है। यह बताता है कि कौन किसके अधीन कार्य करता है, किसको रिपोर्टिंग करेगा, किसके क्या कार्य है, किसकी क्या पावर्स है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी डिसाइड होता है। और इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स के रूप में डिवाइड करते हैं। उनकी पोजीशन भी जो वर्कर्स होते हैं अलग अलग होती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल विच वर्क्स अंडर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। ओके, इसमें क्या होता है? डिवाइड्स वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। ये क्या है कि बुलेट पॉइंट लिखे गए हैं इसमें, तो आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेना, इससे ही एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। establishes relationship between authority and responsibilities and controls the efforts of groups. It's a step towards achieve the established goals. ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो गया। संगठन संरचना के प्रकार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स है ये। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री टाइप, स्केलर टाइप भी इसको बोला जाता है। इसका किसी भी नाम से क्वेश्चंस बन सकता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री टाइप या स्केलर टाइप के नाम से। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में 4 ऑप्शंस दे के उसमें एक राइट ऑप्शन दे देते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है। यह सबसे सरल और प्राचीनतम प्रणाली है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे लघु उद्योग होते हैं और एमएसएमई छोटे जो उसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये सबसे सरल और प्राचीनतम प्रकार की संरचना है। तो इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो चलिए इसमें क्या होता है, एक श्रृंखलाबद्ध कमांड संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हायरार्की बनी हुई होती है श्रृंखला के रूप में, श्रेणी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने से ऊपर के व्यक्ति को रिपोर्ट करता है। अपने से ऊपर वाला फिर वो अपने नेक्स्ट लेवल के अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, ऐसे एक लाइन फॉर्मेट में। यह संगठन, यह छोटे संगठनों के लिए उपयुक्त है, सभी बड़े संगठनों में जटिल हो सकता है। तो ये केवल छोटे संगठनों में इसका उपयोग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन दिस ए स्ट्रेट फ्लो ऑफ अथॉरिटी विथ इन ए सिंगल यूनिट। ठीक है, simplest form of organization in which responsibility of each individual is fixed, discipline is very strong and quick decisions taken। इनमें से इस टाइप से ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग किस में होता है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किस में होती है। उसमें फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके नाम देके कि कौन सा करेक्ट है। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर, जो हाईलाइट करके लिखे हैं बोल्ड पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी एमसीक्यूज क्रिएट होते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स फॉर ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। तो एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिससे शुगर, पेपर, ऑयल रिफाइनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्रीज में लाइन ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज देखिए, ओवरलोड्स ऑन ए फ्यू क्यू एग्जीक्यूटिव्स, इनकरेज डिक्टेटोरियल वे।
ठीक है। डिक्टेटरशिप वे इंक्रीज हो सकता है और कुछ कर्मचारियों पर ही ज़्यादा लोड आ सकता है, ये इसके डिसएडवांटेज है। फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकंड हो गया आपका। ऑर्गेनाइजेशन में इस स्ट्रक्चर में कार्य को समान प्रकार के कार्यों के आधार पर विभाजन किया जाता है। तो सिमिलर टाइप के काम को सिमिलर एक ग्रुप बनाया जाता है, तो फंक्शन के कार्य के आधार पे इनको विभागों में, अलग अलग विभाग में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक विभाग अपने विशेषज्ञ, जो भी विभाग जिसमें स्पेशलिस्ट क्षेत्र में अपने विशेषज्ञ क्षेत्र में काम करता है, यह विशेषज्ञता और दक्षता प्रदान करता है। तो इससे क्या होता है कि एक स्पेशलाइजेशन आता है और साथ ही साथ इफ़िशिएंट वर्क होता है। लेकिन विभागों के बीच में समन्वय की चुनौतियां हो सकती है। ये एक इम्पोर्टेंट मसला रहता है कि समन्वय कैसे बनाना है। द क्वालिटी ऑफ, इसमें के क्या क्या फ़ायदे देखिए। द क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर होता है इसमें। वेस्टेज ऑफ मटेरियल बहुत कम होता है फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्कर इज प्रोवाइडेड। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और गाइडेंस इंडिविजुअल सिंगल वर्कर को प्रोवाइड करना होता है या किया जाता है। इट्स फ्रिक्वेंट यूज्ड इन सम मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न और एडवांस कंसर्न में यूज़ किया जाता है। जैसे वो प्राचीन प्रणाली थी, छोटे छोटे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता था, इसका मोस्ट मॉडर्न और एडवांस्ड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। थर्ड देखिए, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, लाइन एंड फंक्शन जो 1 और 2 था, दोनों के जो भी पॉइंट्स थे उनको मिला के बनाया गया है। तो एडवांटेज है इसमें, लाइन एंड फंक्शन दोनों के फीचर्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। प्रीफर्ड फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, तो ये पूछा जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन से किस प्रकार का संगठन होता है। उसमें लाइन एंड स्टाफ ऑप्शन आ सकता है, फंक्शनल आता है, लाइन आता है, और 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होता है। क्वालिटी इम्प्रूव्ड होती है इसमें, लेस वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मैन एंड मशीन आवर्स। यह लाइन संगठन और कार्यक्रम संगठन का संयोजन है, जो कि आपको ऊपर ही बता दिया गया। लाइन एंड फंक्शन का दोनों का कंबाइन रूप है। इसमें लाइन अधिकारी निर्णय लेते हैं जबकि स्टाफ अधिकारी सलाह और सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। यह बड़े संगठनों के लिए अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि यह विशेषज्ञता और नियंत्रण दोनों प्रदान करता है। तो सेकंड में जैसे था फंक्शन में, वो स्पेशलाइजेशन विशेषज्ञता था, और लाइन में कंट्रोल ज़्यादा था। इसमें दोनों कंबाइन विशेषज्ञता और कंट्रोल दोनों प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेकंड और थर्ड सभी का दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है, और इसको मेनली स्टील इंडस्ट्रीज के लिए प्रीफर किया जाता है। तो स्टील इंडस्ट्री में किस प्रकार का संगठन होता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। और फिर वही सेम सिमिलर 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट होगा, तो उसमें लाइन स्टाफ एंड फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार आता है। फिफ्थ देखिए, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इस संरचना में कर्मचारी एक ही समय में 2 या अधिक कर्मचारियों को रिपोर्ट करते हैं। यह विशेषज्ञता और लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पेशलाइजेशन प्रदान करता है, लेकिन अधिकार और उत्तरदायित्व के विरोध की संभावना होती है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन सिक्स्थ है। इस संरचना में अस्थायी टीमों का गठन किया जाता है जो विशिष्ट परियोजनाओं पे काम करते हैं। ओनली ये प्रोजेक्ट तक ही बनी होती है ये टीमें। यह लचीलापन और विशेषज्ञता प्रदान करता है, लेकिन संगठन की स्थायी संरचना के साथ समन्वय की चुनौतियां हो सकती है। संगठन संरचना के कारक क्या क्या है। ठीक है। इसमें संगठन का आकार और जटिलता, बड़े और अधिक जटिल संगठनों को अधिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों के आधार पर संगठन ये संरचना का चयन किया जाता है। संगठन की संस्कृति और मूल्यों का संरचना स्ट्रक्चर पे प्रभाव पड़ता है। तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर ये संरचना का चयन किया जाता है। बाह्य पर्यावरण भी संरचना को प्रभावित करता है। तो उचित संगठन संरचना और का चयन संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह कार्य कुशलता, प्रभावशीलता और कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ा सकता है। तो ये थ्योरी है बेसिकली, पर जब आप एमसीक्यूज देखोगे तो इसमें और क्लियरिटी आएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, बेसिक ऑफ वेज इंसेंटिव पेमेंट सिस्टम
कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो वेतन प्रोत्साहन, भुगतान प्रणाली, लागत और लागत नियंत्रण के मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए, वेतन। वेतन का क्या अर्थ होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए कार्य के लिए दी जाने वाली पारिश्रमिक राशि वेतन होता है। वेतन के प्रकार दैनिक भी दे सकते हैं, साप्ताहिक होता है, मासिक और आवरली बेसिस, घंटा दर वेतन। तो ये सभी आप वर्किंग में है तो सभी को पता है कि डेली बेसिस पे भी साप्ताहिक, मासिक वेतन और आवरली बेसिस पे भी वेतन दिया जाता है। वेतन निर्धारण करने के कारक, वेतन कैसे डिसाइड करोगे किसका कितना होगा, किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, तो ये उसकी कार्य की प्रकृति और कठिनाई, कर्मचारी की योग्यता और अनुभव, स्थानीय वेतन दरें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, संगठन की वेतन नीतियाँ आदि पर निर्भर करता है। तो वेतन के लाभ और हानि। लाभ देखिए क्या है, वेतन बढ़ाने से या अच्छा वेतन देने से क्या होता है, कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रेरित करना, कर्मचारियों को बंधन बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा में बने रहना, ये सभी वेतन के लाभ हो गए। हानि क्या होते हैं, अगर ज़्यादा वेतन दोगे तो उच्च वेतन से लागत बढ़ा सकते हैं। फैक्ट्रीज की उच्च वेतन कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारी और प्रदर्शन की अपेक्षा करता है, तो उन पे वो ओवरलोडेड हो जाएंगे कि अधिक जिम्मेदारी मिल गई और प्रदर्शन करना है। ठीक है, तो ये वेतन के लाभ हानि हो गए। वेतन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, वेतन मैनेजमेंट के लिए सैलरी सर्वे नियमित रूप से करना होता है। सैलरी स्ट्रक्चर, एक स्पष्ट और उचित वेतन संरचना विकसित करना है। सैलरी इंक्रीमेंट, नियमित रूप से वेतन वृद्धि प्रदान करें ताकि कर्मचारी प्रेरित हो सके। सैलरी रिव्यू, तो ईयरली या 6 मंथली नियमित रूप से कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी होती है और उसके अनुरूप, उनके काम के अनुरूप बढ़ाना होता है। वेतन भुगतान, समय पर और सही तरीके से वेतन का भुगतान करना होता है। तो इसमें फैक्ट्रीज एक्ट में हमने देखा था कि एवरी 10 तारीख तक वेतन का भुगतान किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या फर्म को करना अनिवार्य होता है। ठीक है, वेतन का प्रभावी प्रबंधन किसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारियों की संतुष्टि, प्रोडक्टिविटी और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। अब देखिए नेक्स्ट है इंसेंटिव। इसकी भी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। प्रोत्साहन का क्या अर्थ होता है, कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त पारिश्रमिक या लाभ है। तो ये वेतन से अलग होता है, इंसेंटिव ये एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, वे कर्मचारियों को उनके योगदान की सराहना करने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका होता है इंसेंटिव। इंसेंटिव के प्रकार देखिए, आर्थिक प्रोत्साहन। आर्थिक में क्या क्या है, वेतन वृद्धि करके, बोनस, कमीशन, लाभांश या स्टॉक्स देके हम आर्थिक प्रोत्साहन दे सकते हैं। आर्थिक के अलावा हम गैर आर्थिक प्रोत्साहन, जैसे उसको प्रशंसा पत्र, कोई सर्टिफिकेट, पदोन्नति, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या उसका डेवलपमेंट, उसको कार्य जो टाइमिंग है उसमें कुछ लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब गैर आर्थिक प्रोत्साहन हो गए। प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ। प्रोत्साहन इंसेंटिव देने से क्या होता है, उत्पादकता बढ़ाना, कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाना, गुणवत्ता सुधारना, रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉयज़ पे जो खर्च होता है उसको कम होता है। तो प्रोत्साहन देने से वो और अच्छे से काम करते हैं जिससे कि अपना प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होता है। तो प्रोत्साहन योजनाओं के अब कारक देखते हैं। कारक क्या क्या आते हैं इसमें, संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य के अनुरूप ही इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों की आवश्यकताएं और इच्छाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। संगठन की वित्तीय स्थिति को भी ये प्रभावित करते हैं, इसलिए उसको देखते हुए ही इंसेंटिव दिया जाता है, उसको डिसाइड किया जाता है कि कितना देंगे। ठीक है, कानूनी आवश्यकताएं। प्रोत्साहन योजनाएं कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। प्रभावी इफेक्टिव इंसेंटिव स्कीम्स संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। वे कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं और संगठन की प्रतिस्पर्धा में मदद करते हैं। पेमेंट सिस्टम, भुगतान प्रणाली का अर्थ है कर्मचारियों के उनके वेतन और जो इंसेंटिव है, प्रोत्साहन का भुगतान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी व्यवसाय, इंडस्ट्री या व्यक्ति के वित्तीय लेन देन को प्रभावित करता है। भुगतान की प्रणाली, तो आप सभी वर्किंग में है तो आपको पता होगा, कैश पेमेंट भी होता है, चेक पेमेंट्स होता है, बैंक ट्रांसफ़र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
डिजिटल वॉलेट, तो ये ब्रीफ में एक बार देख लीजिए। नगद में ये सबसे पुराना और सरलतम तरीका, नगद कैश दिया जाता है, छोटे लेन देनों में उपयुक्त होता है, लेकिन बड़ी राशियों के लिए असुरक्षित होता है। चेक भुगतान, इसमें बैंक के नाम से, एम्प्लॉय के नाम से चेक जारी किया जाता है, उस पे भुगतानकर्ता का नाम, राशि, प्राप्तकर्ता का नाम लिखा होता है, ये बैंक में जमा किए जाते हैं। ठीक है। बैंक ट्रांसफ़र, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित किए जाते हैं, तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक है और बड़ी राशियों के लिए उपयुक्त है। तो आजकल मैक्सिमम बैंक ट्रांसफ़र का ही उपयोग किया जाता है। डेबिट कार्ड, ये कार्ड होता है जो सीधे आपके खाते से जुड़ा होता है और राशि आपके खाते से काट ली जाती है। यह छोटे और बड़े लेन देनों के लिए, दोनों के लिए उपयुक्त है। क्रेडिट कार्ड आप सभी उपयोग करते हैं, तो आपको पता ही है कि राशि एक समय के बाद, तय तिथि के बाद चुकाई जाती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए कि क्योंकि अत्यधिक उपयोग कर्ज में डूब सकता है। डिजिटल वॉलेट भी आप उपयोग करते हैं, बैंक खाते और अन्य भुगतान जानकारी संग्रहित करने की सुविधा देता है और ये मोबाइल ऐप या वेबसाइट होती है। आप डिजिटल वॉलेट का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के भुगतान कर सकते हैं। भुगतान प्रणाली के कारक देखिए, लेन देन का आकार, छोटे लेन देनों के लिए नकद या डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, जबकि बड़ों के लिए बैंक ट्रांसफर या चेक का उपयोग किया जाता है। भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता की पसंद, भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर भुगतान प्रणाली का चयन किया जाता है। सुरक्षा और सुविधा, सुरक्षा और सुविधा के आधार पर भुगतान प्रणाली का चयन किया जाता है। कानूनी आवश्यकता, तो ये भी एक अनिवार्य पॉइंट है। तो उचित भुगतान प्रणाली का चयन किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। यह लेन देनों को आसान और सुरक्षित, सुविधाजनक बना सकता है। अभी ये लास्ट पॉइंट है आज का, कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो लागत का क्या अर्थ होता है? किसी उत्पाद या सेवा को बनाने या प्रदान करने के लिए जो व्यय आता है वो लागत होती है। लागत के प्रकार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, जैसे कच्चा माल, तो इसमें पूछ लिया ये डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको काफ़ी अच्छे से आप देख लेना, जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनमें से कोई भी पूछेगा और ये किस टाइप की कास्ट है। ठीक है। ये डायरेक्ट कास्ट में इनमें से कौन सा आता है, इस टाइप से। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष कास्ट में देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में जो सीधे उपयोग होने वाली सामग्री और श्रम श्रम की लागत है, जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा माल और कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है, वो सब डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। इनडायरेक्ट कास्ट, जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग नहीं होने वाली लागतें, जैसे किराया है, ठीक है, प्रशासनिक खर्च है, लेकिन ये डायरेक्टली जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती है, तो ये अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, जो इनिशियल में हम मशीनरी वगैरह खरीदते हैं, फिर एक फिक्स्ड कॉस्ट आती है, जैसे उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के बावजूद स्थिर रहने वाली लागतें। तो प्रोडक्शन कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट सिमिलर होती है, जैसे कि किराया, मशीनरी का मूल्य ह्रास, ये एक फिक्स कॉस्ट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट, उत्पादन के स्तर के साथ बदलने वाली लागतें, जैसे कि कच्चा माल, विद्युत, मतलब ये वेरी करती है, कम ज़्यादा हो सकती है। फिक्स कॉस्ट जो होती है उसमें चेंजेस नहीं आता है। अभी कॉस्ट कंट्रोल देखिए, लागत नियंत्रण का अर्थ, लागत को कम करने और कंट्रोल करने के उपाय। लागत नियंत्रण के महत्व है, उससे क्या होता है, लाभ बढ़ता है। प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आपको कॉस्ट कंट्रोल करना होगा। संसाधनों का कुशल उपयोग करना। लागत नियंत्रण के तरीके, क्या क्या हम कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए तरीके अपनाते हैं। कॉस्ट एनालिसिस, विभिन्न घटकों का विश्लेषण करते हैं। कॉस्ट बजटिंग, भविष्य की लागतों का अनुमान रखना और नियंत्रित करना। कॉस्ट अकाउंटिंग, लागतों का रिकॉर्ड रखना और विश्लेषण करना। तो इनसे डिफरेंट जो टॉपिक्स आते हैं, इंसेंटिव वगैरह, कॉस्ट एनालिसिस, इनके ऊपर वो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक्स जो दिए गए हैं इसके, उसमें हम देखेंगे। ये ब्रीफ में बेसिक आइडिया है अभी। लागत कम करने के उपाय, कॉस्ट कम करने के क्या है, सामग्री की बचत, सामग्री की बर्बादी कम करना है, सामग्री को रीयूज़ करना है, पुनः उपयोग करना है। श्रम दक्षता, इफ़िशेंसी बढ़ानी है कर्मचारियों की, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या करोगे, ट्रेनिंग और इंसेंटिव प्रदान करना उनको। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कॉस्ट कम करना,
जैसे कि ऊर्जा की बचत करना है, किराया कम करना, लागत प्रभावी तकनीक अपनाना। तो बेस्ट जो तकनीक्स है जो आज की डेट्स में चल रही है उनको अपनाना है। सप्लाई चेन का प्रॉपर प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इसको प्रॉपर अपना के लागत कम करना है। लागत नियंत्रण किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। प्रभावी लागत नियंत्रण से संगठन की लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धा में सुधार हो सकता है। तो ये आज का जो हमने बात की थी वो सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे डिप्रिसिएशन, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो ये पहले ही हम देख चुके हैं सेफ्टी के बारे में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड जॉब डिज़ाइन, जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जिसमें से हाफ पोर्शन हमने आज कुछ बुलेट पॉइंट्स देखे। तो इसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आ सकते हैं कंप्लीट दोनों मिला के। चलिए, तो नेक्स्ट में हम ये देखेंगे, टॉपिक्स लिखा गया है आपको। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल नंबर और ग्रुप वगैरह के बारे में, क्रिएट करने के बारे में ना पूछे ज़्यादा, तो बेटर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ होगा उसका। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेरी कुछ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अगर और ग्रुप वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। इससे क्या डिस्टरबेंस होता है और ज़्यादा फिर आपको जो टॉपिक्स दिए हैं वो कवर नहीं करवा पाएंगे अगर इसमें उलझ के रह गए तो ये आप अपने स्तर पे कर लें। और सुधार के लिए कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वीडियो किस टाइप से बन रहा है, अगर उसमें कुछ करेक्शन है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल का लिंक शेयर करें, जिससे सभी को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।